डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है न्यायालय अवमान। तो हम न्यायालय के अवमान के संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो न्यायालय के अवमान से तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, डिक्री इत्यादि की अवहेलना करना, उनका पालन ना करना, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन ना करना, ये सारे मामले न्यायालय अवमान में आते हैं। और दूसरी तरह से देखें तो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय के प्रति अनुचित टिप्पणी करना, ये भी मामले न्यायालय अवमान में आते हैं, जो बाकी के और क्लासों में मैं आपको काफ़ी विस्तृत तरीके से बताऊंगा। पर आज हम सबसे पहले न्यायालय अवमान को शुरू करने से पहले इसके बारे में संवैधानिक उपबंध कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला संवैधानिक उपबंध में आपको ज्ञात ही है कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत प्रत्येक भारत राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की गरिमा को ध्यान ना रखकर कुछ भी कहता रहे और अपनी इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत न्यायालय का अवमान कर दे। तो ऐसी दशा में संविधान के अनुच्छेद 19(2) में न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए सरकार को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और इससे संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए पर जो स्वतंत्रता है उस पर युक्त निर्बंधन इस आधार पर लगाया जा सकता है। इसको आप समझें तो ऐसे समझ लें कि यदि किसी व्यक्ति के बोले या लिखे गए शब्दों के प्रकाशन से किसी व्यक्ति का अनादर होता है तो बोलने लिखने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि के अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। वहीं ऐसा व्यक्ति अपकृत्य विधि के अधीन भी हर्जाना प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के बोले लिखे गए शब्दों के प्रकाशन से किसी न्यायालय का अनादर अवमान होता है तो न्यायालय अवमान विधि के अंतर्गत भी उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। फिर है इसमें आगे हम अगला जो संवैधानिक प्रोविजन है वो है संविधान का अनुच्छेद 129 और इसके साथ ही जो ये प्रावधान है ये संघ सूची की प्रविष्टि 77 में भी स्पष्ट किया गया है। तो आर्टिकल 29 में स्पष्ट लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। तो अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय आपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ा होगा कि अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जिसकी सारा रिकॉर्ड अपने अधीनस्थ कोर्ट के समक्ष मामलों को अनुकरणीय रखने के लिए उनको रिकॉर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाता है और जिसे अपने अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इन दोनों प्रावधान इसी प्रकार 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट यानी संघ सूची की प्रविष्टि 77 में भी सर्वोच्च न्यायालय के अवमान को शामिल किया गया है। इन दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह उच्चतम न्यायालय के अवमान को रोकने के लिए विधि बना सके। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय की न्यायालय अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति काफी विस्तृत है। इसके अधीन वह स्वयं के अवमान के अलावा अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए जुर्माना और कारावास का दंड देने का अधिकार भी रखता है। फिर है अनुच्छेद 2 से 15। अनुच्छेद 2 से 15 भी प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होंगी। इसी प्रकार यही प्रोविजन संपठित समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 में भी स्पष्ट लिखा गया है। और फिर है अगला अनुच्छेद 142(2). ये एकमात्र अनुच्छेद है जो न्यायालय अवमान की संपूर्ण विधि को अपने में समाहित करता है। इस अनुच्छेद के द्वारा यह कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए
सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य के क्षेत्र के किसी न्यायालय के अवमान को नियंत्रित करने या अवमान के लिए दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक प्रकार की शक्ति रखता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद पूर्ण न्याय प्रदान करने की दिशा में माइलस्टोन कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। अब है लास्ट में अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 इस रूप में अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ये प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका और विधायिका के मध्य टकराव ना हो और न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। संविधान के तीनों अंग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, तीनों की अपनी अपनी गरिमा है। और जैसा कि आपने प्रशासनिक विधि में भी पढ़ा होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी यही कहते हैं कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग हैं और उनकी अपने अपना रोल है। बाकी का कल।